नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश भर में आज से स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती डोज लगाई जा रही है। उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पुद्दुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 151 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.62% है। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 4033 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में 1,79,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आज से शुरू। म्यांमार की अदालत ने आंग सान सूकी को 4 साल और कैद की सजा सुनाई। और टेनिस में राफेल नडाल ने अमेरिकी मैक्सिम क्रेसी को हराकर मेलबर्न समरसेट ATP 250 प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 43वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए किस वर्ष लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू हो गया है। केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से नियत समय पर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविन प्रणाली से एहतियाती डोज के पात्र लोगों को SMS के माध्यम से संदेश भेजा जाएगा।
कोविड के 2 टीके ले चुके पात्र व्यक्ति किसी भी कोविड टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका ले सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। एहतियाती टीका उन्हीं पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें कोविड का दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह की अवधि बीत चुकी है। वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती टीका लेने के लिए किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा और उन्हें एहतियाती टीका लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है किसी भी व्यक्ति के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले 2 टीके लिए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज से पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को डॉक्टरों की सलाह पर कोविड रोधी एहतियाती डोज दी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बूस्टर डोज के लिए पात्र लोग विभिन्न केंद्रों पर टीका लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। एहतियाती डोज पहले लगाए गए कोविड रोधी टीके की ही लगाई जाएगी। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड टीकाकरण की प्रभारी डॉक्टर नीलम रॉय ने बताया है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों में एहतियाती डोज लेने के लिए काफी उत्साह है। प्रिकॉशन डोज के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिनके सेकेंड डोज के बाद 9 महीने पूरे हो चुके हैं या 39 वीक्स पूरे हो चुके हैं और प्रिकॉशन डोज का वैक्सीन वही सेम वैक्सीन होगा जो उनको फर्स्ट और सेकेंड डोज में मिला है। जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ कोवैक्सीन आता है तो हम सिर्फ उन्हीं को कोवैक्सीन देंगे जिनका फर्स्ट एंड सेकेंड डोज कोवैक्सीन मिला है। तो सेम वैक्सीन से ही प्रिकॉशन डोज भी सेम वैक्सीन का ही होगा। गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को आज से एहतियाती डोज लगाई जा रही है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी ये डोज दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4033 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1552 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। सबसे अधिक 1216 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि राजस्थान में 529 और दिल्ली में 513 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 151 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 29,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.62% है। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं और पुलिस इन प्रतिबंधों को लागू करवाने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग और वाहनों की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिम और सैलून को 50% क्षमता के साथ काम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुंबई में कल कोविड मामलों में आंशिक गिरावट के साथ 20,000 से कम मामले दर्ज हुए, लेकिन मुंबई में पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, बेस्ट तथा रेलवे के कर्मी और अन्य अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मियों में बढ़ता हुआ संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके कारण ऐसी चुनौती वाली स्थिति में संक्रमित कर्मियों के सहयोगी कर्मियों पर काम का अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। ज्यादा संक्रमण दर के बावजूद अस्पताल में दाखिल होने वाले रोगियों का कम प्रतिशत और ऑक्सीजन का कम उपयोग प्रशासन के लिए राहत का एकमात्र कारण है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने और स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नए दिशा निर्देश 11 जनवरी से लागू किए जाएंगे। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के उपाय बताए हैं।
पूरी देश में ये जो नया स्ट्रेन है उसके कारण ये पॉजिटिव केस आ रहे हैं, बट इसमें एक अच्छी बात है केसेस इतने सीरियस नहीं हो रहे हैं, बट यस केस बढ़ रहे हैं और यही समय है कि हम सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है और अगर जरूरी हो तभी बाहर जाना है और ऐसी कोई रैलीज वगैरह नहीं करनी है या धार्मिक हो या पॉलिटिकल हो या किसी तरह की हो या शादियां हो जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कोविड प्रबंधन में स्वास्थ्य कर्मियों की अनवरत सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मिशन मोड पर एहतियाती डोज लगाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में कड़ी रोकथाम और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए और अधिक संक्रमण वाले राज्यों को तकनीकी सहयोग दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टर पीके झा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती डोज लगाई जा रही है। उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 151 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.62% है।
देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 4,033 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में 1,79,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा। इस मामले में लॉयर्स वॉयस नाम की संस्था द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया। पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हिमा कोहली भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों की निर्माण लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। पूरे देश में किफायती मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। नए मेडिकल कॉलेजों की क्षमता 1,450 सीट की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। जनवरी 1616 को इंग्लैंड के पहले आधिकारिक राजदूत थॉमस रो अजमेर में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। हालांकि बादशाह जहांगीर के साथ उनकी 4 वर्ष की लंबी बातचीत सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक रुचि की शुरुआत कर दी। थॉमस रो व्यापार समझौते का अनुरोध करते हुए बादशाह जहांगीर के नाम किंग जेम्स प्रथम के पत्र के साथ सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह पहुंचे। ये मानते हुए कि उनका आगमन मुगल साम्राज्य के लिए सम्मान और शान का अवसर होगा, रॉ एक पूरे सप्ताह तक जहाज से उतरे ही नहीं। कस्टम जांच को लेकर हुई बहस भी इसका एक बड़ा कारण थी। अंततः वो अजमेर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें 10 जनवरी 1616 को बादशाह के पास ले जाया गया। रो ये देखकर बहुत ही क्षुब्ध हुए कि बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों के साथ संबंधों को बहुत ही कम महत्व दिया।
अजमेर में उनके रहने सहने की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। रॉ मुगल साम्राज्य में 17 फरवरी 1619 तक रहे। इस दौरान उन्होंने मुगल अधिकारियों में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और स्थायी व्यापार की अनुमति के लिए शाही फरमान हासिल करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें 1619 में व्यापार समझौते के बिना ही इंग्लैंड लौटना पड़ा। सपना सर की थारी सोचताओ एलिया, सपना सर की थारी सोचताओ एलिया, जावे गो जमारो रे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नरहर विष्णु गाडगिल का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 10 जनवरी 1896 को मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में हुआ था। काका साहेब गाडगिल के नाम से विख्यात विष्णु गाडगिल एक नामी वकील और उत्कृष्ट लेखक थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल सहित महान स्वतंत्रता सेनानियों से काफी प्रभावित थे। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का भी उन पर गहरा प्रभाव था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 8 बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उठ जाग मुसाफिर गो गाडगिल कानून की डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 में वो पूना जिला कांग्रेस समिति के सचिव बनाए गए। बाद में वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। 1934 में वे सेंट्रल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1930 के दशक में गाडगिल ने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद गाडगिल देश के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए। 1947 से 1952 तक उन्होंने लोक निर्माण तथा खनन और बिजली मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू होते हुए पठानकोट से श्रीनगर तक सैन्य क्षमता सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने का श्रेय उनके नाम है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत करना था। गाडगिल ने भाखड़ा, कोयना और हीराकुड बांध परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं भी शुरू की। वे पंजाब के राज्यपाल भी रहे। गाडगिल सार्वजनिक सभा पुणे और महाराष्ट्र युवा लीग बम्बई सहित अनेक सार्वजनिक संघों और संस्थाओं से जुड़े रहे। वो एक सशक्त लेखक थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि, इतिहास और वाक कला पर अनेक पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में पथिक और राज्य शास्त्र विचार शामिल हैं। मराठी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1962 में मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। 12 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ। वे जीवन पर्यंत जनहित के लिए समर्पित रहे। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग आज से 16 जनवरी तक पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। म्यांमार में सैन्य अदालत ने आंग सान सू की को 3 विभिन्न आपराधिक मामलों में दोषी करार देते हुए उन्हें और 4 साल जेल की सजा सुनाई है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि 76 वर्षीय सूची को अवैध रूप से वॉकी टॉकी के आयात करने और उसे अपने पास रखने तथा कोविड नियमों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों का दोषी पाया गया था। उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।
मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को एक साथ की जाएगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और सभी पात्र अधिकारियों को एहतियाती टीका लगाया जाएगा। प्रचार के दौरान 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए संगठित, सक्रिय और प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में अपनी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं ताकि उन्हें कड़ाके की ठंड में नंगे पांव काम न करना पड़े। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री का काशी विश्वनाथ धाम से विशेष लगाव है और वे धाम से जुड़े हर मसले और वाराणसी के विकास की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। मेलबर्न समरसेट एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल स्पेन के राफेल नडाल ने अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को 7-6, 6-3 से हरा दिया। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने शुरू से दबाव बनाए रखा और आसान जीत दर्ज की। आज का सांस्कृतिक संदेश आधारित है विश्व हिंदी दिवस पर। आज विश्व हिंदी दिवस है। 1975 में आज ही के दिन नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना है। किसी भी भाषा का गौरव उसे राजभाषा या विश्व भाषा घोषित करने से नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाने से बढ़ता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया को हिंदी में संबोधित किया था। उनका ये भाषण अभूतपूर्व था। श्री वाजपेयी ने अपने संबोधन में कहा था कि हमारा देश पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना बहुत पुरानी। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया को जो संदेश दिया था, उस पर हर भारतीय को आज भी गर्व है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने विदेशों में हिंदी के प्रयोग और प्रचार प्रसार में योगदान देने वालों की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर हिंदी में सशक्त और प्रभावशाली भाषणों के जरिए सभी हिंदी प्रेमियों को न केवल गर्व का एहसास कराया है, बल्कि हिंदी को एक नई पहचान दिलाई है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। मुंबई, चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कोलकाता में आमतौर पर बादल घिरे रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में आमतौर से बादल छाए रहेंगे, जबकि लेह में हल्का हिमपात हो सकता है। मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए लंदन में किस वर्ष इंडिया हाउस की स्थापना की थी? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती डोज लगाई जा रही है। उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
वे तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 151 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.62% है। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 4033 मामलों की पुष्टि। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आज से शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।